साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू सबक 11 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी सबक पढ़ने जा रहे हैं? सबक 11 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबक 11 में क्या है? मज़मून है। मज़मून का नाम आर्यभट्ट और तेलंगाना है। यह क्या है? माखूज़ है। तो सबसे पहले हम लोग साथियों मज़मून को समझ लेते हैं। मज़मून को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? एसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एसे कहते हैं। और हिंदी में निबंध कहते हैं। मज़मून को जो है अंग्रेज़ी में एसे कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। ठीक है। मज़मून के 4 टाइप्स यानी 4 प्रकार होते हैं। तनकीदी मज़मून, ज़रीफ़ाना मज़मून, इल्मी मज़मून और इंसाइया। तो मज़मून आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आर्यभट्ट और तेलंगाना। क्या समझते हैं? आर्यभट्ट और तेलंगाना ये माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है आपके सिलेबस से लिया गया। ठीक है। तो आर्यभट्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं किसका नाम है। तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट भारत के एक मशहूर साइंसदान थे। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारत के एक मशहूर साइंसदान थे। ये पूरी दुनिया में फेमस हुए यानी मशहूर हुए। और तेलंगाना जो थे, तेलंगाना आर्यभट्ट का रिसर्च सेंटर था। क्या था? रिसर्च सेंटर था। और तेलंगाना में ही बैठकर आर्यभट्ट तरह तरह के क्या करते थे? रिसर्च करते थे सितारों सैयारों के बारे में। ठीक है। तो आप लोग आर्यभट्ट और तेलंगाना समझ गए होंगे। आर्यभट्ट भारत के एक मशहूर साइंसदान थे। तेलंगाना आर्यभट्ट का रिसर्च सेंटर था। ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान के अहद कदीम तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को क्या कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। अहद मतलब होता है ज़माना, यानी हिंदुस्तान के पुराने ज़माने की तारीख़ में जो है, पुराने ज़माने की तारीख़ में हिंदुस्तान के गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। आखिर गुप्त दौर को सुनहरा दौर क्यों कहा जाता है? सुनहरा दौर को अंग्रेज़ी में गोल्डन एज और हिंदी में स्वर्ण युग कहा जाता है। आखिर गुप्त दौर को यानी गुप्त काल को सुनहरा दौर यानी गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं गुप्त दौर को सुनहरा दौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में समाजी, सियासी, माशी सभी तरह की तरक्की हुए थे। और इस दौर में जो थे भारत में किसी तरह की परेशानियां नहीं थी। भारत देश हमारा खुशहाल था। किस दौर में? तो गुप्त दौर में। इसलिए गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्यभट्ट अपने आखिर गुप्त दौर का इसमें क्यों जिक्र किया गया? इसमें गुप्त दौर का इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि आर्यभट्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है इसी दौर से था। किस दौर से था? गुप्त दौर से था। इसलिए इसमें गुप्त दौर का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए, आर्यभट्ट अपने दौर का अजीम माहिर नजूम और इल्म रियाजी था। यानी आर्यभट्ट अपने दौर का क्या थे? अजीम माहिर इल्म नजूम और इल्म रियाजी। इल्म नजूम मतलब होता है सैयारों से मुताल्लिक इल्म, इसे सैयारों से मुताल्लिक इल्म था। और इल्म रियाजी मतलब होता है मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ। ये एक क्या थे? मशहूर गणितज्ञ और इल्म रियाजी थे। ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर देखिए आगे, मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। मशहूर माहिर इल्म रियाजी यानी मशहूर मैथमेटिशियन गणितज्ञ जो पाइथागोरस थे, इसकी रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट ने ही की थी। यानी आर्यभट्ट जो थे गुप्त दौर में जो है, गुप्त दौर में बहुत सारे साइंसदान आए थे, लेकिन आर्यभट्ट जो थे सबसे मशहूर साइंसदान थे। कौन? आर्यभट्ट सबसे मशहूर साइंसदान थे। इसलिए इसने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। पाइथागोरस को आर्यभट्ट के जैसा जानकारी नहीं था। पाइथागोरस को किसी चीज़ में अगर दिक्कत होती थी तो यह जो है आर्यभट्ट से ही क्या लेते थे? सलाह लेते थे। आर्यभट्ट से ही जानकारी लेते थे। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आर्यभट्ट के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि इसकी पैदाइश कब हुई थी, इसके वफ़ात कब हुए थे
और ये कितने साल तक जो है मतलब इस दुनिया में रहे। तो आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश जो है 476 ईस्वी है। कब पैदा हुए थे? 476 ईस्वी में पटना के मगरिब खगोल में हुए थे। मगरिब मतलब होता है पश्चिम, यानी पटना के पश्चिमी खगोल में हुए थे। खगोल का माने हम लोग जानते हैं, खगोल का माने जो है इल्म नजूम से होता है। किससे होता है? इल्म नजूम से होता है। तो आर्यभट्ट जो है पटना के मगरिब यानी पटना के पश्चिम में जो है खगोल में पैदा हुए थे। खगोल के माने इल्म नजूम के होते हैं। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक जो था इल्म नजूम से ही था, ठीक है। खगोल के माने इल्म नजूम से होते हैं और आर्यभट्ट का ताल्लुक भी इल्म नजूम से था। इल्म नजूम का माने होता है सितारों से मुताल्लिक इल्म, यानी यह जो थे सितारों से मुताल्लिक इल्म लेते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसकी वफ़ात जो हुई थी 564 ईस्वी में हुई थी और ये 88 साल तक मतलब इस दुनिया में रहे। 564 में अगर 476 को घटाते हैं तो 88 साल आता है, यानी इस दुनिया में आर्यभट्ट जो है कितने साल रहे? 88 साल रहे। 576 ईस्वी में इसका जन्म यानी पैदाइश हुआ और वफ़ात जो है 564 ईस्वी में हुआ। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए हो। इसके बाद देखिए आगे इन्होंने पटना, अब देखिए तरेंगना जो है कहाँ पर है, अब ये समझते हैं। तरेंगना क्या था? आर्यभट्ट का तजुर्बागाह था, ठीक है। तो तरेंगना के बारे में समझते हैं कि आखिर ये कहाँ है। इन्होंने पटना शहर से 30 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर जुनूब मतलब होता है दक्षिण, क्या होता है? दक्षिण में मसूरी के नज़दीक तरेंगना में अपनी तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आर्यभट्ट का जो रिसर्च सेंटर था तरेंगना, तो ये कहाँ था? पटना शहर से 30 किलोमीटर दक्षिण में मसूरी के नज़दीक तरेंगना था। कहाँ था? मसूरी के नज़दीक। पटना शहर से 30 किलोमीटर जुनूब यानी दक्षिण में जो है मसूरी के नज़दीक क्या था? तरेंगना था। तो साथियों देखिए उसके बाद यह तरेंगना में क्या किए थे? अपने तजुर्बागाह कायम किए थे, यानी रिसर्च सेंटर कायम किए थे। तरेंगना जो है हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। तरेंगना क्या? हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने क्या होते हैं? तारे गिनने के होते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए साथियों तरेंगना में बैठकर इन्होंने अपने मशहूर तसनीफ आर्या सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। कौन? आर्यभट्ट जो थे तरेंगना में बैठकर एक मशहूर किताब, क्या मशहूर किताब? आर्या सिद्धांत और तंत्र लिखे थे, ठीक है। तो तरेंगना में जो थे आर्यभट्ट 8 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया था। कितने फीट की? 8 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया था और इस टीले पर रात में बैठकर सैयारों और सितारों के बारे में तहकीकी काम करते थे, यानी बहुत सारी जानकारियां हासिल करते थे, ठीक है। यानी इसके किताब का नाम क्या था? आर्या सिद्धांत और तंत्र। क्या था? आर्या सिद्धांत और तंत्र। यह किताब जो थी यह तरेंगना में ही बैठकर लिखे थे। इसमें जो है सैयारों सितारों के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई थी। आर्यभट्ट के बारे में बताया जा रहा है यह दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपनी तहकीकात से साबित किया था कि ज़मीन गोल है। आर्यभट्ट जो थे यह दुनिया का पहला साइंसदान था। कौन? आर्यभट्ट, जिसने अपनी तहकीकात से यानी रिसर्च से यह साबित कर दिया था कि ज़मीन गोल है। इससे पहले बहुत सारे साइंसदान थे। इसका कहना था कि ज़मीन जो है हमारी पृथ्वी जो है ये चपटी है, लेकिन आर्यभट्ट ऐसे साइंसदान था जिसने यह साबित कर दिया अपनी रिसर्च से कि ज़मीन गोल है, ठीक है। और अपने महूर यानी महूर मतलब होता है धूरी, महूर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करता है, यानी ज़मीन यानी पृथ्वी जो है आर्यभट्ट का कहना था कि पृथ्वी जो है ज़मीन जो है ये गोल है और यह जो है अपनी महूर यानी धूरी पर घूमते हुए जो है सूरज की क्या करती है? गर्दिश लगाती है, यानी चक्कर लगाती है, ठीक है। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट ने इल्म रियाजी यानी ये क्या थे?
मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ होने के वजह से जो है यह क्या थे, नज़ाम इशारिया और सफ़र की ईजाद भी आर्यभट्ट ने ही की थी। अब हम लोग समझ लेते हैं नज़ाम इशारिया क्या होता है। नज़ाम इशारिया को अंग्रेज़ी में डेसिमल सिस्टम कहा जाता है और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो नज़ाम इशारिया समझ गए होंगे। दशमलव यानी जैसे 2.4 2.2 स्टेप्स, दशमलव ये हुआ, पॉइंट को दशमलव भी कहते हैं। और सफ़र मतलब होता है जीरो, क्या होता है, जीरो, यानी जैसे 0.0 स्टेप्स होता है ना, इसी को क्या कहता है, जीरो। तो नज़ाम इशारिया यानी डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, और सफ़र यानी जीरो का ईजाद यानी आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने ही किया था। ठीक है, आज आप लोग यहाँ तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग समझते हैं ग्रहण किसे कहते हैं। ग्रहण किसे, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में बताया कि किसी सैयारा या सितारा पर मुकम्मल या जज़वी तौर पर पर्दा पड़ जाने को ही ग्रहण कहते हैं। आर्यभट्ट ने बताया कि किसी सैयारा, यानी सैयारा मतलब होता है ग्रह, पृथ्वी मतलब ग्रह कितने हैं, ग्रह की संख्या 8 है। ठीक है, तो किसी सैयारा या सितारा का जो है मुकम्मल यानी पूरे तौर से या जज़वी यानी अधूरा तौर से यदि उस पर साया पड़ जाए, पर्दा पड़ जाए यानी साया पड़ जाए तो क्या हो जाते हैं, ग्रहण हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट ने अपनी बुक का नाम क्या था, आर्य सिद्धांत और तंत्र। इसने अपने बुक में ये भी बताया कि ग्रहण जो है 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, ज़मीन पर रहने वाले बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता होना पड़ता है। यानी हम लोग जो ज़मीन पर रहते हैं, हम लोग इंसान जो है ज़मीन पर रहते हैं, इसे 2 तरह के ग्रहण से सामना करना पड़ता है, दुनिया में सामना करना पड़ रहा है और पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन ग्रहण, पहला है सूरज ग्रहण और दूसरा है चांद ग्रहण। अब हम लोग सूरज ग्रहण को समझ लेते हैं। सूरज ग्रहण आर्यभट्ट ने ये भी बताया कि सूरज ग्रहण पहले हम लोग समझ लेते हैं। सूरज ग्रहण को समझने से पहले हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि ज़मीन जो है ये सूरज की गर्दिश यानी तवाफ़ लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक उसी तरह चांद जो है ज़मीन का तवाफ़ यानी चक्कर लगाता है। तो जब चांद जो है ज़मीन का चक्कर लगाते हैं तो चांद जो होते हैं ये सूरज और ज़मीन के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ पाती है और चांद का साया ज़मीन पर पड़ने लगता है, जिसके कारण सूरज ग्रहण लगते हैं। सूरज ग्रहण भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मुकम्मल सूरज ग्रहण और दूसरा होता है जज़वी सूरज ग्रहण। मुकम्मल सूरज ग्रहण मतलब होता है जब चांद सूरज को पूरे रूप से ढक लेते हैं सूरज को, तो मुकम्मल सूरज ग्रहण लग जाते हैं। ठीक उसी तरह जब चांद सूरज को अधूरा ढक लेते हैं यानी जज़वी तौर से ढक लेते हैं तो जज़वी सूरज ग्रहण लगते हैं। तो सूरज ग्रहण आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चांद ग्रहण को समझ लेते हैं। चांद ग्रहण में क्या होता है, सूरज और चांद के बीच जब पृथ्वी यानी ज़मीन आ जाती है तो सूरज चांद ग्रहण लग जाता है। क्या होता है, चांद ग्रहण किसे कहते हैं, सूरज और चांद के बीच जब क्या आ जाती है, ज़मीन आ जाती है तो क्या होते हैं, चांद ग्रहण लगते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके आगे देखिए, अब हम लोग समझते हैं तेलंगाना को ही आर्यभट्ट ने अपना रिसर्च सेंटर क्यों चुना। तेलंगाना में ही आर्यभट्ट ने सैयारों और सितारों के बारे में क्यों जानकारी प्राप्त की। देखिए तेलंगाना की खासियत देखिए, तेलंगाना में सालों भर मौसम साफ रहते हैं, तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तहकीक करना आसान है। तेलंगाना एक ऐसा जगह था जहाँ पर सालों भर क्या रहते हैं, मौसम साफ रहते हैं और तारों और सैयारों के बारे में मुकम्मल जानकारी लेना तेलंगाना में क्या था, आसान था। क्या था, तेलंगाना को ही आर्यभट्ट ने रिसर्च सेंटर इसलिए बनाया क्योंकि तेलंगाना में जो है सालों भर यानी पूरे साल जो होते हैं मौसम एकदम साफ रहते थे, इसलिए इसने यहाँ पर जो तारों और सैयारों यानी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान था, इसलिए इसने तेलंगाना में ही अपना रिसर्च सेंटर चुना। ठीक है, अब देखिए आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक जो थी आर्य सिद्धांत और तंत्र में यह बात बता दिए थे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो होगा 22 जुलाई 2009 का होगा। कौन सा होगा, 22 जुलाई 2009 का होगा। तो इस 21वीं सदी के सबसे बड़े सूरज ग्रहण का रिसर्च जो है अमेरिका की साइंसी तहकीकी अदारा नासा के
एक साइंसदान जे एंडरसन जो थे तकरीबन 20 सालों तक इस सूरज ग्रहण के बारे में रिसर्च किए थे। तो आखिरकार 2008 में इसने 200 सफ़ाद यानी 200 पेज का एक रिपोर्ट तैयार किया था और इस रिपोर्ट में बता दिए थे कि इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे अच्छा स्थान तेलंगाना होगा। कौन? अमेरिका के जे एंडरसन बताए थे, ठीक है। तो इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे अच्छा स्थान जो है तेलंगाना होगा। कौन बताए थे? अमेरिका के जे एंडरसन। तो इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए जो है इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान जो है बिहार की राजधानी पटना पहुँचे थे। इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे बेस्ट जगह तेलंगाना था। तेलंगाना कहाँ थे? बिहार की राजधानी पटना में थे। इसलिए जो है यहाँ पर मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान पहुँचे थे, ठीक है। तो कौन कौन साइंसदान पहुँचे थे? यहाँ तक कि नासा, इसरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारों के साइंसदानों की टीम वहाँ पहुँच गई। पोलैंड, दिल्ली, नैनीताल के साइंसदानों की टीम भी पहुँची। ये सभी जो है सूरज ग्रहण कब लगने वाला था? 22 जुलाई को। तो 21 जुलाई को जो है ये सभी टीम पहुंच गए थे। साइंसदानों की टीम जो है कहाँ पर पहुंच गए थे? ये सभी जो है तेलंगाना में पहुंच गए थे। कहाँ पर? तेलंगाना में पहुंच गए थे। जब तेलंगाना में पहुंचे तो वहाँ पर क्या हुए थे? उसके सुबह होकर जो है 5 बजकर जो है उसके सुबह होकर यानी 21 जुलाई को सभी साइंसदान पहुंच गए थे। तो 22 जुलाई को जो है 5:29 का वह लम्हा था। क्या हुआ था? अचानक आसमान अब्र आलोद हो गई और बारिश की कतरा भी गिरने लगी। तो उस समय जो है सबके मन में जो है पानी फिर गया सारे साइंटिस्ट के। अचानक क्या हुए? आसमान जो है अब्र आलोद हो गए। अचानक बादल छा गया। उसके बाद आंधी तूफान आ गए। जितने भी पक्षी, उसके बाद पशु वशु थे सारे अपने घरों में जाने लगे और पूरा अंधेरा छा गया। कोई भी इस सूरज ग्रहण को अच्छे से नहीं देख पाए। उसके बाद सभी जिसे शिद्दत से जिसको इंतज़ार था यह लम्हा आ गया था, लेकिन सभी के मन में क्या हुए? पानी फिर गए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, इस तरह का सूरज ग्रहण को देखने के लिए 123 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सूरज ग्रहण जो है 22 जुलाई 2009 को लगे थे, ये 1 सदी के बाद लगे थे। तो इस तरह के सूरज ग्रहण को देखने के लिए अब जो है सभी लोगों को 123 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोग ये सभी समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।